नमस्कार, मैं जयश्री राठौर आप सभी का दिन भर में स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं अपनी पहली खबर की ओर। मनरेगा स्कीम के तहत बेरोजगार युवकों को रोजगार मुहैया करवाने व उन्हें बदले में भत्ता देने में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अधिकारियों के साथ मिलकर करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। ऐसा कहना है बीजेपी के विधायक दल के नेता व विधायक अनिल विज का। मनरेगा स्कीम के तहत बेरोजगार युवकों को रोजगार मुहैया करवाने व उन्हें बदले में भत्ता देने में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अधिकारियों के साथ मिलकर करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। अकेले अंबाला में ही मनरेगा के नाम पर अधिकारियों ने भ्रष्टाचार का ऐसा खेल खेला जिसमें 2500 करोड़ रुपए का घपला सामने निकल कर आया है। यह बात आज बीजेपी के विधायक दल के नेता व विधायक अनिल विज ने चंडीगढ़ में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि एक और तो मुख्यमंत्री व्यापारियों को किसी भी अधिकारी को रिश्वत लेने पर उनसे सीधा शिकायत करने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हीं अधिकारियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही हैं। प्रदेश में तो छोड़ो, जिलों में भी चुने गए नुमाइंदों की कोई पूछताछ नहीं होती, बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही तानाशाह साबित होते नजर आ रहे हैं। इनको 2 या 3 सालों में मिला, उसमें जो 2 एडीसीज ने जांच की है, उन्होंने उसमें पाया कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इसमें किया गया है। उसमें जॉब कार्ड नहीं बनाए गए हैं, उसमें जिनके जॉब कार्ड बनाए दिखाए गए हैं वो लोग उन गांव में रहते नहीं हैं, जो काम किए हुए दिखाए गए हैं वो काम वहां पर मौजूद नहीं है। एक एडीसी ने रिपोर्ट दी, संजीव वर्मा ने 2 मार्च को, उसको 3 मार्च को स्थानांतरित कर दिया गया। दूसरे एडीसी मिस्टर गोयत हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी 30 तारीख को दी, 30 को ट्रांसफर कर दिया गया। उसके ऊपर डायरेक्टर पंचायती राज ने कमेंट्स लिखे कि ये सीरियस मैटर है और इसकी एफआईआर दर्ज कराई जाए और डीआईजी विजिलेंस से इसकी जांच कराई जाए। उसके ऊपर जो पीएससी जो एफसीआर हैं पंचायती राज के राघवन, उन्होंने कहा कि इसकी एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री ने उनकी एफआईआर दर्ज ना करवाकर उसके ऊपर दोबारा नोट कहा कि नहीं, इसकी डिप्टी कमिश्नर से ही जांच करा ली जाए, जबकि डिप्टी कमिश्नर खुद डीआरडीए के चेयरमैन होता है जिसके तहत ये सारा घपला हुआ है। हमारा ये कहना है कि भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, हम इसकी आवाज उठाएंगे। अगर नहीं सुनेगा कोई तो हम हाई कोर्ट में। हाल ही में संपन्न हुए मानसून सत्र पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि मात्र 3 दिन की रस्म अदायगी का विधानसभा सत्र चलाकर मुख्यमंत्री ने साबित कर दिया है कि किस तरह उनका तानाशाह रवैया पूरे प्रदेश में बनता नजर आ रहा है। हम इस सत्र के कम समय का साफ विरोध करते हैं। 365 दिनों में अगर बजट सत्र को मिलाया जाए तो 10 दिन का सत्र ही बनता है, जो कि बहुत ही कम है। ये बहुत गंभीर बात है कि जो सत्र छोटे बुलाए जा रहे हैं। हमारा ये मानना है कि सरकार गुड बाय टू डेमोक्रेसी कर रही है और सरकार पूरी तरह से तानाशाही पूर्ण तरीके से काम करना चाहती है एंड इट इज ग्रोइंग टेंडेंसी। अब एक सरकार दूसरी का हवाला देती है, दूसरी तीसरी का देती है। पूरे प्रदेश में 90 विधायक हैं और प्रत्येक विधायक की अपने हलके में हजारों समस्याएं हैं। इतने कम समय में इन 90 विधायकों को बिल्कुल भी समय नहीं मिलता जो अपनी समस्याओं को पूर्ण रूप से आला कमान के सामने रख सके। मुख्यमंत्री ने यह कहते हुए सत्र का समय इतना कम कर दिया कि विपक्ष के पास चर्चा लायक कोई मुद्दा ही नहीं है, लेकिन हमारे पास अनेकों ऐसे मुद्दे हैं कि सत्र की कार्रवाई अगर 30 दिन भी चले तो हम उस पर 30 के 30 दिन भी चर्चा कर सकते हैं। पूरे साल में 3 दिन का मॉनसून सत्र और 6 या 7 दिन का बजट सत्र, यानी 365 दिन में अगर 10 दिन केवल आप बैठते हैं, 90 विधायक, सैकड़ों समस्याएं हैं, प्रदेश की समस्याएं, बाढ़ की समस्या है, भूमि अधिग्रहण की समस्या है, सड़ते अनाज की समस्या है, और अगर आप वहां पर बैठकर बात नहीं करते हैं तो पूरी तरह से षड्यंत्रपूर्ण तरीके से विधायिका को कमजोर किया जा रहा है। इसके लिए हम इसकी आवाज़ उठाना चाहते हैं। शीघ्र ही हमारा जो पार्टी है वो हमारी पार्टी के केंद्रीय नेताओं से हम मिलेंगे और हम उनको कहेंगे कि इसके लिए वो केंद्र सरकार पर दबाव डालें कि कोई सेंट्रल लेजिस्लेशन आना चाहिए ताकि कुछ न कुछ दिन पाबंद किए जाएं कि 365 दिन में 50 दिन 60 दिन तो कम से कम सिटिंग होनी चाहिए।
हरियाणा में आई बाढ़ पर मुख्यमंत्री की ये टिप्पणी भी हास्यास्पद है, जिसमें उन्होंने यह कहा कि बाढ़ एक प्राकृतिक संकट है जिसके आगे वे कुछ नहीं कर सकते, जबकि हरियाणा में बाढ़ का मुख्य कारण प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि प्रदेश सरकार की नाकामियों का नतीजा है। बाढ़ आने के बाद भी मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन का उपयोग करना उचित नहीं समझा। इतना ही नहीं, बाढ़ की गंभीर स्थिति में भी मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन की कोई बैठक नहीं बुलाई। ये जो बाढ़ आई है, जो अब आई है, जहाँ 1 महीना पहले आई थी, ये सरकार की नालायकी की वजह से आई है। क्योंकि जितना जहाँ पर भी बाढ़ आई है वो नदियों के तटबंध टूटने की वजह से आई है। चाहे वो यमुना का तटबंध टूटे, चाहे घग्गर के, चाहे SYL के, चाहे टांगरी के, चाहे हांसी बुटाना के। और इस सरकार ने जब से ये आई है हरियाणा में, इन्होंने तटबंधों की मुरम्मत करने का काम नहीं किया, जिस कारण से ये सारी बाढ़ आई है और लोगों को नुकसान झेलना पड़ा। तो क्या मानते हैं कि किस तरह के प्रबंध होने चाहिए थे? इनका जो आपदा प्रबंधन था वो पूरी तरह से फेल्यूर रहा। बाढ़ के दौरान कई दिन लोग घरों में बंद रहे, कोई अधिकारी, कोई सरकारी आदमी उनका हालचाल पूछने नहीं आया और किसी प्रकार का किसी को भोजन मुहैया नहीं कराया, किसी को दवाइयां नहीं दी। छोटे छोटे बच्चे दूध के लिए, पानी के लिए बिलखते रहे, लेकिन सरकार नाम की चीज नहीं थी। लोग पूछ रहे थे कि हमारे प्रदेश की सरकार कहाँ है, लोग सरकार को ढूंढ रहे थे। और ना ही बाद में अब जो बाढ़ राहत दी जा रही है, पहले तो वो पूरी नहीं है, इनएडिक्वेट है और उसमें भेदभाव किया जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी उस बाढ़ राहत के नाम पर अपनी राजनीति चमकाना चाहती है। उसको लोगों को दुख दर्द से नहीं है। अनेकों जगह की गिरदावरी नहीं हुई है, अनेकों लोगों के मकान टूटे हैं, लोगों के घरों का सामान खराब हुआ है, उसके लिए कोई सर्वे तक करने के लिए आज तक नहीं आया। लगता है कि जो सभी दलों को मिल बैठ के सोचना चाहिए, या एक सर्व पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए बाढ़ के मुद्दे। सरकार को बुलानी चाहिए थी सर्वदलीय बैठक, लेकिन जैसा मैंने कहा कि सरकार तो केवल टाइम पास के भी बाढ़ निकल जाएगी, लोग रोते बिलखते रह जाएंगे और सरकार इसके ऊपर कुछ नहीं करना चाहिए। साहब ये बताएं कि सत्र की अवधि जो आजकल छुट्टी चल रही है, काफ़ी बहस का विषय बन गया है। हाँ जी, इसको लेकर जो है क्या किया जाना चाहिए ताकि हाँ ठीक है। देखिए, ये बहुत गंभीर बात है कि जो सत्र छोटे बुलाए जा रहे हैं। हमारा ये मानना है कि सरकार गुड बाय टू डेमोक्रेसी कर रही है और सरकार पूरी तरह से तानाशाही पूर्ण तरीके से काम करना चाहती है एंड इट इज ग्रोइंग टेंडेंसी। अब एक सरकार दूसरी का हवाला देती है, दूसरी तीसरी का देती है। पूरे साल में 3 दिन का मॉनसून सत्र और 6 या 7 दिन का बजट सत्र, यानी 365 दिन में अगर 10 दिन केवल आप बैठते हैं, 90 विधायक, सैकड़ों समस्याएं हैं, प्रदेश की समस्याएं, बाढ़ की समस्या है, भूमि अधिग्रहण की समस्या है, सड़ते अनाज की समस्या है, और अगर आप वहां पर बैठकर बात नहीं करते हैं तो पूरी तरह से षड्यंत्रपूर्ण तरीके से विधायिका को कमजोर किया जा रहा है। इसके लिए हम इसकी आवाज़ उठाना चाहते हैं। शीघ्र ही हमारा जो पार्टी है वो हमारी पार्टी के केंद्रीय नेताओं से हम मिलेंगे और हम उनको कहेंगे कि इसके लिए वो केंद्र सरकार पर दबाव डालें कि कोई सेंट्रल लेजिस्लेशन आना चाहिए ताकि कुछ ना कुछ दिन पाबंद किए जाएं कि 365 दिन में 50 दिन 60 दिन तो कम से कम सिटिंग होनी चाहिए। ये बताएं कि आपने है जी ऐसा कर्नाटक में स्टेट लॉ है। हाँ जी, एक अम्बाला हम चाहते हैं सेंट्रल। नहीं, वैसे मैं बता रहा हूँ। एक आपने मनरेगा में घपले की बात बताइए, थोड़ा सा बताएं कि घपला क्या है और इसके लिए आप क्या करने वाले हैं, आगे बीजेपी क्या करने जा रही है? इनको 2 या 3 सालों में मिला, उसमें जो 2 ADCs ने जांच की है, उन्होंने उसमें पाया कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इसमें किया गया है। उसमें जॉब कार्ड नहीं बनाए गए हैं, उसमें जिनके जॉब कार्ड बनाए दिखाए गए हैं वो लोग उन गांव में रहते नहीं हैं, जो काम किए हुए दिखाए गए हैं वो काम वहां पर मौजूद नहीं है। एक ADC ने रिपोर्ट दी, संजीव वर्मा ने, 2 मार्च को, उसको 3 मार्च को स्थानांतरित कर दिया गया। दूसरे ADC मिस्टर गोयत हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, 30 तारीख को दी, 30 को ट्रांसफर कर दिया गया। उसके ऊपर डायरेक्टर
पंचायती राज ने कमेंट्स लिखे कि इट इज ए ये सीरियस मैटर है और इसकी एफआईआर दर्ज कराई जाए और डीआईजी विजिलेंस से इसकी जांच कराई जाए। उसके ऊपर जो पीएससी जो एफसीआर हैं पंचायती राज के राघवन, उन्होंने कहा कि इसकी एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री ने उनकी एफआईआर दर्ज ना करवाकर उसके ऊपर दोबारा नोट कहा कि नहीं, इसकी डिप्टी कमिश्नर से ही जांच करा ली जाए, जबकि डिप्टी कमिश्नर खुद डीआरडीए का चेयरमैन होता है जिसके तहत ये सारा घपला हुआ है। हमारा ये कहना है कि भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, हम इसकी आवाज उठाएंगे, अगर नहीं सुनेगा कोई तो हम हाई कोर्ट में। हजारों टन गेहूं खुले में ही सड़ गया और सरकारी गोदाम व्यापारियों को किराए पर दे दिए गए। ये भी सरकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया है। अनाज सड़ रहा है, लगभग जितना हमारी प्रोक्योरमेंट है लगभग 90 लाख टन हम प्रोक्योर करते हैं और हमारी स्टोरेज कैपेसिटी जो हरियाणा में है वो लगभग 40 लाख टन है, बाकी जो 50 लाख टन है वो अनाज खुले में पड़ा हुआ है। इसके लिए मैंने काला टेंशन मोशन भी दिया। मैं समझता था कि ये बहुत जैसे बाढ़ महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन सरकार ने मेरा वो काला टेंशन एडमिट नहीं किया क्योंकि ये इतने बड़े स्तर पर इसमें धांधली हो रही है, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा। सुप्रीम कोर्ट की हिदायतें आ चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन कॉग्निजेंस, उसके बावजूद भी इसके ऊपर सरकार चर्चा विधानसभा में नहीं कराना चाहती है। हमें यहाँ तक मालूम हुआ है कि अनाज रखने को तो गोडाउन दिए नहीं जा रहे, लेकिन मार्केटिंग बोर्डों के गोडाउनों को किराए पर दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट दिन भर।